सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। आज का टॉपिक है योजना और परियोजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 2 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया था और ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसमें शहरी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया था, जिसे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। बजट 2021-22 में घोषित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का दूसरा चरण है। विदित हो कि इसे 1.41 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। 2021 से 2026 तक के लिए लागू किया गया, 5 साल के लिए, 21-26। कितना व्यय करेगा? 1.14 लाख करोड़ रुपया। शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने और नगर पालिका को ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण शुरू किया गया था। यह स्वच्छ भारत मिशन शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था वेस्ट मैनेजमेंट मिशन। ठीक है, लक्ष्य देखिए इसका, यह कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंप साइट के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है। ठीक है, तो यानी कि जो कचरा रहेगा उसका पृथक करना है, उसके उपयोग को भी सुनिश्चित करना है, मतलब उसके अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने की बात की गई है। इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक उसे उपचारित किया जाएगा। जैसे में हम लोग नाला वगैरह से लेकर के नदी में डाल देते हैं कचरा वगैरह। ठीक है, तो इसको मैनेजमेंट शुरू से ही उपचारित कचरे को भी नदी में प्रवाहित करना, ये बताया जा रहा है। और सरकार अधिकतम पुनः रीयूज को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है, और जो भी कचरा है उसका रीयूज यानी कि उसका भी उपयोग, कचरे का भी उपयोग कर लिया जाए, और नदी में जो भी कचरा प्रवाहित हो रहे हो, है ना, वो उतना खतरनाक कचरा ना रहे, इसलिए उसे उपचारित किया जाना के प्रयास किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की प्रथम प्रगति देखिए क्या है। 4324 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। स्थानीय निकाय यानी जो छोटे शहर हैं, स्थानीय निकाय हैं, उसको 4324 की संख्या है, इतना खुले में शौच से मुक्त किया गया, जो मिशन के लक्ष्य से कहीं अधिक 66 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6 लाख से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के माध्यम से संभव हुआ। 66 लाख घरों में शौचालय बनाया गया और 6 लाख सामुदायिक शौचालय बनाया गया, ये बताई जा रही है। और 4000 लगभग गांव को स्थानीय निकाय को क्या किया गया? खुले में शौच से मुक्त की घोषित किया गया। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में जो मिशन के तहत 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया गया था। 2016 में सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया गया था। अगला टॉपिक है अमृत मिशन का द्वितीय चरण। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, जिससे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
इसे भी कौन क्रियान्वित कर रहा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। विदित हो कि अमृत मिशन योजना को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जून 2015 में शुरू किया गया था। ये जो अमृत मिशन है ये जून 2015 में शुरू किया गया था और यह सुनिश्चित करने की बात की गई थी कि हर घर को नल से जोड़ना है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देना है। इसमें स्टार्टअप्स के जरिए और जो उद्यमी हैं सबको साथ मिला करके आत्मनिर्भर भारत की तरफ इस लक्ष्य को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखिए, इसका उद्देश्य देख लीजिए। इस योजना के तहत पानी की जरूरत को पूरा करने, जल निकायों और जलाशयों को बेहतर प्रबंधन करके उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिए प्रगति सुनिश्चित करना है, जिससे पानी की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इस योजना के अंतर्गत 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों की कुल पानी की जरूरत को 20% तथा औद्योगिक मांग को 40% पूरा करने की उम्मीद है। पानी की जरूरत को 20% और उद्योगों में जो पानी की मांग है उससे 40% के रूप में पूरा करने का इसमें उम्मीद रखा गया है। जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण का पता लगाने के लिए शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। शहर में पेयजल सर्वेक्षण की बात की गई है। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है तथा एक बार डेटाबेस द्वारा पहचाने जाने के बाद लाभार्थी को बीमाकृत माना जाता है और वह किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मान्य हो सकता है। अगला टॉपिक है गुड सैमरिटन योजना। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने गुड सैमरिटन योजना की शुरुआत की है। गुड सैमरिटन योजना भी शुरू ही हुआ है अक्टूबर 2021 में। इसके तहत जो कोई भी सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाएगा, उसे सरकार द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। गुड सैमरिटन योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कोई भी यदि दुर्घटना घटती है और जो भी जिसके साथ घटती है, यदि कोई व्यक्ति उसके सामने मिला हो तो उसका दायित्व बनता है ना, वहाँ दर्शक जो व्यक्ति है उसका दायित्व बनता है कि उसे गोल्डन आवर में अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उसका जान बच सके। गोल्डन आवर क्या होता है? दुर्घटना घटने से 1 घंटा के भीतर का जो आगे का समय होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को सरकार कितना रुपया देगी? 5,000 रुपये इनाम देगी। आगे देखिए, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर शब्द आमतौर पर दुर्घटना के बाद 1 घंटे की अवधि को कहा जाता है जिसके अंतर्गत पीड़ित की जान बचाना काफ़ी हद तक संभव होता है। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई है? सितंबर 2021 में ही की है। इस स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिक को अस्पताल, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड प्रदान करना है। यानी कि आपका हेल्थ का रिपोर्ट बनाने की बात की जा रही है जिसमें व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होगा। इस स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा आयुष्मान भारत प्राधिकरण जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के अंतर्गत किया गया है। ठीक है।
आयुष्मान भारत भारत की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। 2017 में ही 2017 के बाद से 2017 की जो सिफारिश आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था आयुष्मान भारत, लेकिन इसमें ऐड कर दिया गया है डिजिटल योजना, यानी कि अब आपके हेल्थ का रिकॉर्ड रहेगा। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में जाना जाता है। इस स्वास्थ्य मिशन को घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की थी। 15 अगस्त 2020 को इसने इस मिशन की घोषणा किया था, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। और अब ये मिशन शुरू कर दी गई है, ठीक है। 2020 में घोषणा की गई थी और ये मिशन अब शुरू है। चलिए आगे देखिए। डीजी सक्षम कार्यक्रम 30 सितंबर 2021 को केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के संयुक्त रूप से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल मंच डीजी सक्षम को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दोनों मिल करके युवाओं को रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह एक कार्यक्रम है। मुख्य बिंदु देखिए, गौरतलब है कि यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहित देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है। इस संयुक्त पहल के माध्यम से पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल में वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार करना चाहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है। देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है। विदित हो कि डीजी सक्षम कार्यक्रम को आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। डीजी सक्षम जो कार्यक्रम है ये आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया के द्वारा लागू किया जाएगा। तो डीजी सक्षम क्या है? तो डीजी सक्षम का लक्ष्य समझ गए हैं। ये रोज़गार देने की बात कर रही है। रोज़गार किसको किसको देगा? तो जो नौकरी गंवा चुका हो ये कोरोना काल में, और वे लोग वैसे युवा जो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कौशल विवेक का मजबूती प्रदान करेगा, ट्रेनिंग वगैरह करवाएगा, ठीक है, प्रशिक्षण देगा, कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, कंप्यूटर वगैरह उसमें उन्नत शिक्षा दी जाएगी। तो ये डीजी सक्षम हो गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये है केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से किया था, ठीक है। अगला टॉपिक है आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। 30 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना किसने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, जिसके अंतर्गत 2725 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया जाएगा, जिससे 27.25 लाख शेयरधारक किसानों को सीधे लाभ प्राप्त होगा। प्रमुख बिंदु देखिए, उल्लेखनीय है कि 722.85 करोड़ रुपये की इस योजना से अगले 5 वर्षों में किसान उत्पादक संगठन FPO से जुड़े 27 लाख से अधिक किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक FPO स्थापित किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की निर्धारित किए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने कुल 824 प्रखंडों में से 408 प्रखंडों में कुल 693 FPO का गठन किया गया है। औसतन लगभग 500 से 1000 किसान FPO इसमें जुड़े हैं।
ध्यातव्य है कि सरकार अगले 5 वर्षों में प्रति वर्ष 625 FPO स्थापित करेगी। योजना के तहत क्लस्टर आधारित कारोबारी संगठनों को 5 वर्षों के लिए FPO बनाने हेतु 5 लाख रुपये और नवगठित FPO को 3 साल के लिए 6 लाख रुपये सालाना का कर्ज दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने FPO बनाने के लिए इस प्रकार से मिशन चालू की है। FPO यानी फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, FPO, किसान उत्पादक संगठन। ठीक है, तो इस संगठन बनाने की बात की रही है। चलिए अब अगला देखते हैं। निर्भया एक पहल। 29 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए निर्भया एक पहल की शुरुआत की है। निर्भया एक पहल की शुरुआत किसने की है? निर्भया पहल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। मुख्य बिंदु देखिए, ध्यातव्य है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के तीसरे चरण में अब निर्भया एक पहल अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसका वित्तीय निर्भया फंड से किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के लगभग 1000 महिलाओं अर्थात कुल 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित किया जाएगा। ये मिस प्रिंट क्या लिख दिया है, इसमें बताया जा रहा है 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट दिया जाएगा। महिला को सशक्त की जाएगी, उसे प्रशिक्षण किया जाएगा। इस प्रशिक्षण अभियान का क्रियान्वयन राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें उन्हें यह बताया जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है जो अपने उद्यम शुरू करना चाहती है, और इसमें जागृति भी प्रदान की जाएगी महिलाओं को। विदित हो कि प्रशिक्षण के पश्चात उद्यम शुरू करने के लिए अगले 3 महीनों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूंजी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यानी कि पूंजी कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य सरकार। अगले 3 महीनों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूंजी उपलब्ध कौन करवाएगी? राज्य सरकार। यानी कि जो निर्भया एक पहल है यूपी में शुरू किया जा रहा है, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो महिलाओं को प्रशिक्षित की जाएगी, उसको उद्यमियों के साथ जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 अगला टॉपिक है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार मुफ्त गैस के साथ साथ पहले गैस सिलेंडर के रिफिलिंग भी मुफ्त कराएगी। चलिए आगे देखिए। साथ ही मुफ्त में गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। गैस चूल्हा देने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये 10 अगस्त 2016 को फिर से शुरू कर दिया गया है। ये शुरू में 2016 में शुरू किया गया था, और ये दूसरा चरण है उज्ज्वला योजना का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, जिसके अंतर्गत 21 जनवरी 2021 तक 8.3 करोड़ लोगों को मुफ्त में रसोई कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। मतलब 8.3 करोड़ लोगों तक रसोई के लिए मुफ्त में कनेक्शन प्रदान किया गया है। 1 मई 2016 को शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना, और ये दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है 2021 में 10 अगस्त 2021 को। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट बोल्ड। हाल ही में राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उदयपुर के आदिवासी गांव उदयपुर के आदिवासी गांव क्या है? निकला मंडवा से एक अनोखी बोल्ड परियोजना शुरू की गई है। निकला मंडवा से शुरू की गई है, उदयपुर के एक आदिवासी गांव है, ये बोल्ड परियोजना शुरू की गई। आगे देखिए। गौरतलब है कि इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजाति बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीफॉर्मा किसकी प्रजाति है? बांस की प्रजाति है, इसे याद रखिए। और 5000 पौधों को ग्राम पंचायतों की खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। ध्यातव्य है कि इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। एक ही दिन में सबसे अधिक विश्व रिकॉर्ड बनाया है बांस के पौधे लगाने के लिए। आगे देखिए।
उद्देश्य क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क भू क्षेत्रों में, जहाँ सूखा क्षेत्र है, अर्ध सूखा क्षेत्र है और भू क्षेत्र जो भी है, उसमें बांस आधारित हरित पट्टियाँ विकसित करना है। मरुस्थलीकरण को कम करना है। आजीविका एवं बहुविषयक ग्रामोद्योग सहायता प्रदान करना है। बांस को घास के रूप में लाया गया। बांस कोई पौधा पेड़ नहीं है। बांस पहले पेड़ की श्रेणी में था, लेकिन अब ये घास की श्रेणी में आ गया। आगे देखिए, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना विशेष तौर पर उन बच्चों को सहायता उपलब्ध कराती है जिन्होंने 11 मार्च 2020 के बाद से शुरू होने वाली अवधि के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता, फिर जीवित माता पिता, दोनों में से कोविड-19 महामारी में किसी से खो दिया है। यानी कि कोरोना काल में जिनकी अभिभावक की मृत्यु हुई थी, उसके लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन लाया गया है 29 मई 2021 को। आगे देखिए, इस योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी सेहत पर भी ध्यान देना है। आगे देखिए, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। उनकी 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक वित्तीय सहायता देना है और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी तैयार करना है। यानी गार्जियन स्वरूप, अभिभावक स्वरूप सरकार समर्थन करेगी उस बच्चे को जिनका कोरोना काल में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए एक योजना बनाई गई, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन। आगे देखिए, इसमें क्या क्या दिया जाएगा। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन ने अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन के अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा? तो कोरोना के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों को सरकार 18 साल की उम्र तक मंथली अलाउंस स्टाइपेंड देगी, मतलब महीना देगी। और क्या, इसके तहत बच्चों को 23 साल के होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपये की राशि एक सुमत दी जाएगी। 23 साल होगा और वो बच्चा है जिसको सरकार 23 साल पहले से, जिसके माता पिता कोरोना काल में डेथ किए थे, 23 साल उसका एज होगा, 10 लाख रुपया वो रिटायरमेंट लेगा, मतलब कि एक सुमत एक बार दे दिया जाएगा। सॉरी रिटायरमेंट बोलने के लिए। आगे देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसके तहत बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड दिया जाएगा। पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। 18 साल तक 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस भी इस बच्चे को दिया जाएगा। आगे देखिए, 10 साल से कम उम्र के बच्चों का नज़दीकी सेंट्रल स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी कराया जाएगा स्कूल में। जो बच्चे 11 से 18 साल के बीच के, उन्हें सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल जैसे केंद्र सरकार के आवासीय स्कूल में भर्ती कर दिया जाएगा पढ़ने के लिए। अगर बच्चा अपने अभिभावक या परिवार से किसी अन्य सदस्य के साथ रहता है तो उसे भी नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय, निजी स्कूल में दाखिला मिलेगा। बच्चे का एनरोलमेंट निजी स्कूल में किया जाता है, निजी स्कूल में किया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसकी फीस पीएम केयर फंड से दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसके अलावा उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, किताब और कॉपियों खर्च का भुगतान किया जाएगा। कॉपी, किताब, शर्ट पैंट सब दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु तो जारी वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, याद रखिए, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना नाम बदल गया है। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील का नाम बदल करके राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में जान लीजिए। यह सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए भोजन प्रदान करने वाली योजना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी स्कूल वगैरह सरकारी स्कूल है वहाँ मध्याह्न भोजन देने की बात की गई है। मदरसा में भी भोजन मिलेगा।
जिसके अंतर्गत 8वीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। एकदम पौष्टिक भोजन 200 दिन तक मिलेगा गरम गरम। इस योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। केंद्र प्रायोजित योजना यानी केंद्र के द्वारा पैसा मिलता है, योजना संचालित की जाती है। तथा वर्ष 2004 में इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया है। और मिड डे मील में 2004 में इसको फिर से शुरू किया गया था नाम दे करके, जिसका क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया है। नाम क्या बदला है? तो नाम है अब इसका कर दिया है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था इस योजना को। लेकिन 2004 में इस योजना को फिर से शुरू किया गया था मिड डे मील के नाम से, और फिर इसका नाम बदल दिया गया है अभी, ठीक है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना। उनतीस सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखने तथा 5 वर्षों की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 25-26 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता में 1650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को स्वीकार कर दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने इसको स्वीकार कर दिया। आगे देखिए, NEIA राष्ट्रीय बीमा खाता योजना ट्रस्ट की स्थापना 2006 में भारत से रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। NEI ट्रस्ट माध्यम से दीर्घावधि परियोजना निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। NEIA ट्रस्ट में पूंजी लगाने से भारतीय परियोजना निर्यातकों को निर्धारित बाजार में परियोजना निर्यात की विशाल क्षमता गलत लिखा है का उपयोग करने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 3 वर्ष पूरे हुए हैं। विदित हो कि इस योजना के तहत अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक लगभग 20.3 लाख करोड़ कोविड-19 परीक्षण और 7.08 लाख करोड़ उपचार किए गए हैं। विदित हो कि PMJ जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है के अंतर्गत कुछ स्वास्थ्य पैकेजों की दर 20% से 400% तक बढ़ाया गया है और ब्लैक फंगस से संबंधित एक नया अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंधन पैकेज को भी जोड़ा गया है। ब्लैक फंगस पैकेज को भी जोड़ा गया है। यह योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करता है। 5 लाख रुपये परिवार की बीमा राशि प्रदान करता है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल 3 दायरे होते हैं इलाज। प्राथमिक देखभाल मतलब जो हम लोग फर्स्ट एड जो करते हैं ना, वो प्राथमिक देखभाल में आता है। जो भी हल्का फुल्का यदि तबीयत खराब हुआ तो प्राथमिक देखभाल में आ गया, इलाज करवा के चले आए नॉर्मली। और माध्यमिक देखभाल में जब विशेष जांच वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सिचुएशन है ना प्राथमिक से हाई हो जाता है, तो ये माध्यमिक देखभाल में आ जाएगा। तृतीयक देखभाल में ऑपरेशन वगैरह कोई गंभीर बीमारी है आपको, अब जब ऑपरेशन ये सब की बारी आ जाती है ना, तो ये तृतीय देखभाल की स्थिति है। तो यानी प्राथमिक देखभाल, द्वितीय देखभाल मतलब माध्यमिक देखभाल और तृतीय देखभाल। इसके लिए माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए सरकार क्या दे रही है? पैसा। कितना? 5 लाख रुपये की बीमा राशि। तो समझ गए होंगे प्राथमिक देखभाल, द्वितीय देखभाल और तृतीयक देखभाल। PMJ के तहत लाभार्थी को सेवांक बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान शामिल है। अगला टॉपिक है मिशन पोषण 2.0। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण
2.0 की शुरुआत कर दी है। क्या क्या विलय हो गया देख लीजिए। पोषण मिशन का विलय किया गया है, और पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय कर दिया गया, और मिशन पोषण 2.0 शुरू कर दिया गया। मुख्य बातें देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान आपस में विलय कर दिया है ना। पूरक पोषण और पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान दोनों को विलय कर दिया गया है, और विलय करके क्या बना दिया गया है, मिशन पोषण 2.0। इस अभियान का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन देखिए, यह मिशन 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान में झुंझुनू से शुरू किया गया। झुंझुनू कहाँ है, राजस्थान में। कब शुरू किया, 2018 में। क्या शुरू किया, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया, 2018 में। कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से। आगे देखिए। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। अगला टॉपिक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक रिपोर्ट की जारी की गई है, जिसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम को स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक सैंपल मॉडल बताया गया है। गौरतलब है कि यूएनडीपी का यह विश्लेषण एडीपी के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य मिशन, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन शामिल है जी। इस रिपोर्ट में विशेष तौर पर बीजापुर और दंतेवाड़ा में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सराहना की गई है, जिसमें इन जिलों में मलेरिया के मामलों में क्रमशः 71% और 54% की कमी आई है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे लास्ट होता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। कोई विशेष न्यूज़ नहीं था। टोटल एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है, टोटल कितना है, 112 डिस्ट्रिक्ट को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत रखा गया है। और जैसे यूएनडीपी के बारे में बताया, तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है ना, ये 2018 में शुरू किया गया था। इस पर यूएनडीपी भी अपना रिपोर्ट देती है, नीति आयोग भी अपना रिपोर्ट देती है। इसमें स्वच्छता के मामले में है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो 112 डिस्ट्रिक्ट जिला को रखा गया है, उसमें कितना कौन विकास किया है, उस मामले में यूएनडीपी और नीति आयोग ऐसे ऐसे संगठन हमारे क्या देते हैं, रिपोर्ट देते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम लास्ट होता है। तो योजना वाले टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अब चलते हैं कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में। चलिए इसे लास्ट कर देते हैं अभी इसी वीडियो में। इसके बाद हमारा केवल बिहार का बजट बचेगा, बजट सर्वे। तो वो जो बजट सर्वे बचेगा ना, तो वो हो सकता है एग्ज़ाम, यदि जो आगे एक्सटेंड हो गया है, एग्ज़ाम कब लेगा अभी पता नहीं है, तो हो सकता है उस समय तक नया बजट आ जाए। इसलिए उसे लास्ट में देखेंगे, जब डेट वगैरह दे देगा तो बजट को फिर से देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को फिर से देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कला एवं संस्कृति को। अफगानिस्तान की नस्लीय विविधता। अफगानिस्तान में नस्लीय विविधता एक सदी से भी अधिक समय से राजनीति और संघर्ष में रही है। तालिबान के सामने नई सरकार के गठन के वक्त इन सभी जातियों का साधना बड़ी चुनौती थी। अच्छा, ठीक है। अफगानिस्तान की 4 करोड़ आबादी में किसी भी जातीय समूह के पास निर्णायक बहुमत नहीं है। यही कारण है कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता बहुत बड़ी चुनौती रही है। पिछले साल अल्पसंख्यक अधिकार समूह इंटरनेशनल के पीपुल्स अंडर थ्रेट इंडेक्स में अफगानिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है। पीपुल्स अंडर थ्रेट इंडेक्स में अफगानिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी नस्लीय समूहों को देश में हिंसक दमन और सामूहिक हत्याओं के जोखिम का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि यहाँ के सबसे बड़ी नस्लीय समूह के बारे में। यूनेस्को के विश्व
और इसके बारे में तो टॉपिक चेंज कर दिया, छोड़िए। केवल ये ध्यान रखिए अफगानिस्तान खतरनाक देश है, और जो इंडेक्स था, इंडेक्स का क्या नाम था, पीपुल्स अंडर थ्रेट इंडेक्स। पीपुल्स अंडर थ्रेट इंडेक्स में अफगानिस्तान चौथा दुनिया का देश है, खतरनाक देश में। यूनेस्को के विश्व विरासत शहर में सूची में शामिल हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर। ग्वालियर और ओरछा शहर शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व विरासत शहर की सूची में। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। ओरछा यह अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में यह शहर बुंदेला राजवंश की राजधानी रही है। ओरछा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को ओरछा राजमहल, राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल शामिल हैं। आगे देखिए, ग्वालियर यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, बघेल, कछवाह, तोमर और सिंधिया राजवंशी की राजधानी रही है। इस शहर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? सूरज सेन ने। अगला टॉपिक है सुरंग बावड़ी। सुरंग बावड़ी, सुरंग बावड़ी, सुरंग बावड़ी विश्व धरोहर निगरानी सूची में सम्मिलित है सुरंग बावड़ी। आगे देखिए, सुरंग बावड़ी के बारे में हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। हाल ही में मध्यकालीन भारत के आदिल शाही साम्राज्य के शासनकाल के आदिल शाही शाह द्वारा विकसित सुरंग बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी की सूची में शामिल किया गया है। करेज प्रणाली के नाम से मशहूर सुरंग बावड़ी एक भूमिगत प्रणाली सिंचाई व्यवस्था है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बीजापुर के आदिल शाह राजवंश के आदिल शाह प्रथम द्वारा करवाया गया था। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल नवीनतम परिपथ, रामायण परिपथ देख लिए, रामायण परिपथ। इसके तहत अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, सीतामढ़ी, बक्सर दरभंगा बिहार, महेंद्रगिरी जगदलपुर छत्तीसगढ़, नासिक, नागपुर, भद्राचलम, हम्पी, रामेश्वरम को शामिल किया गया है रामायण परिपथ, रामायण सर्किट में। हाल ही में नेपाल के जनकपुर को भी रामायण परिपथ में शामिल कर लिया गया है जी। कृष्ण परिपथ क्या है? इसके तहत मथुरा, वृंदावन, मतलब कृष्ण का जहाँ जहाँ लिंग था वो उसको उसमें परिपथ बनाया गया है। तो वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदागांव, गोवर्धन उत्तर प्रदेश, द्वारका उत्तर प्रदेश, गुजरात, कुरुक्षेत्र हरियाणा, नाथद्वार, जयपुर सिक्किम राजस्थान, पुरी उड़ीसा को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि जून 2021 में हरियाणा सरकार ने कृष्ण परिपथ के पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया है। अब आइए बौद्ध परिपथ, यानी कि बौद्ध भगवान का जहाँ जहाँ लिंग था वहाँ पे एक परिपथ बनाया गया है, सर्किट बनाया गया है, उसी को बौद्ध परिपथ कहते हैं। इसके तहत बिहार के बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली उत्तर प्रदेश, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी को विकास हेतु चिन्हित किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि बिहार में एग्जाम लेगा तो बहुत से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो हो सकता है बौद्ध परिपथ, बौद्ध सर्किट पे क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बौद्ध परिपथ के तहत कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी एवं कुशीनगर को चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बुद्ध सर्किट में शामिल कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये भी याद रखिएगा, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जून 2021 में भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, एमओसी और पतन पोत परिवहन युवा जल मार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिसर देख लीजिए। राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिषद गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया गया है। कहाँ? गुजरात के लोथल क्षेत्र में। क्या? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। अगला टॉपिक है जीआई टैग, लेकिन जीआई टैग को ये सब स्टैटिक्स वाला है। इन सारे का पीडीएफ आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को मैं पीडीएफ दे दूँगा।
तो ये टॉपिक आपका लास्ट होता है, जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था यहाँ पे आपका लास्ट होता है। और इसके बाद वन लाइनर टॉपिक है। वन लाइनर टॉपिक मेरे विचार से एग्ज़ाम का जब डेट दे देगा तो उस समय हम लोग शुरू कर देंगे वन लाइनर टॉपिक। ज़्यादा नहीं, अगर कहेंगे तो अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग की अनुमति होगी शुरू करने का तो मैं अभी ही शुरू कर दूंगा। 1-2 वीडियो आएंगे, वन लाइनर वाला कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो भी स्टैटिक्स वाला है उसका मैं PDF आपके टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा मैगजीन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वह है एडुटेरिया का। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स A to Z मैं करवाऊँगा, स्टैटिक्स को छोड़ करके, क्योंकि स्टैटिक्स आपको खुद रटना पड़ता है, बार बार देखिए, रटिए उसे। और कोई आप लोग का जैसा विचार है बताइए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।